नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार सिंह फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में 1 से 20 तक फिजिक्स की मैंने कुछ सीरीज़ बताई थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आज 22 से लेकर के हमारा 40 तक हो गए। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो इसके लिए हमारा एक फार्मूला होता है F-32/9 इक्वल टू C/5। अब यहाँ से C की वैल्यू दी हुई है 60, तो उसकी जगह पर मैं सीधा रख देता हूँ 60, और इस 60 को यदि आप C/5 और इस C की जगह पे वैल्यू आप पुट कर दो 60, और इस 60 को यदि 5 से आप कट करते हैं तो यहाँ आता है हमारा 12 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 9 से तो आ जाएगा 108, और लेफ्ट हैंड में हमारा F-32 इस साइड आकर के हो जाएगा हमारा +32। अब 108 + 32 हमारा हो जाता है 140। द करेक्ट आंसर इज़ 140। तो एक मनुष्य का तापक्रम यदि 60 डिग्री सेल्सियस तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अधस स्थल में जल का क्या तापमान होगा। एक बात आप सभी लोगों को पता होगा कि वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और किसी भी झील के अंदर या किसी पानी के अंदर आइस या बर्फ़ के जमने की प्रोसेस बॉटम से ना स्टार्ट होकर के उसके सरफेस से होती है। तो जैसे ही ऊपर से बर्फ़ जमता जमता नीचे की तरफ जाता है तो कुछ डिस्टेंस के पास जा कर के ये 4 डिग्री सेल्सियस पर हमारा वाटर कांस्टेंट हो जाता है, और उससे हमारा वो कम नहीं होता। तो किसी भी झील के अंदर 4 डिग्री सेल्सियस से कम का तापमान उसके बॉटम के अंदर कभी भी नहीं होता। तो हमारा आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। जल, लकड़ी, चमड़ा, ये तीनों के तीनों नॉन मेटल या सब्सटेंस है हमारे, बट पारा इज अ मेटल। पारा इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मरकरी, बोले तो पारा। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। अणुओं के द्वारा आपको पता है हीट के ट्रांसफ़र होने के लिए 3 हमारे मेन रीजन होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन चालन, कन्वेक्शन संवहन, और तीसरा हमारा रेडिएशन विकिरण, और प्रकीर्णन ये हमारा लाइट का एक पार्ट है। तो अब यहाँ हम बात करें चालन किसके द्वारा, तो चालन एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक जाने के कारण होता है, और संवहन हमारा किसी भी एयर या किसी भी वाटर द फ्लो ऑफ पार्टिकल के फ्लो होने के कारण से होता है। विकिरण में किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा संवहन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है। तो आप लोगों ने ये कभी फील किया होगा कि हमारा उबलता हुआ पानी, गर्म हवा, भाप या सूर्य की किरणें, आपके शरीर के ऊपर यदि उबलता हुआ पानी गिर जाए, या आप गर्म हवा में चले जाएं, या सूर्य की किरणों के सामने चले जाएं, या आपके ऊपर भाप गिर जाएं, तो कौन आपके शरीर के ऊपर ज़्यादा जलन पैदा करेगा। तो जो ज़्यादा जलन पैदा करेगा वो है हमारा भाप, स्टीम। अब यदि पूछे ऐसा क्यों, तो स्टीम की लेटेंट हीट इन सभी के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो द्रव का क्वथनांक से पहले वाष्प में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है वाष्पीकरण। अब एक होता है संघनन यानी जमना, एक होता है संघनन यानी इसे कंडेंसेशन बोलते हैं, और सी है हमारा हिमीकरण मतलब
आइस या जमांग भी इसे हम कहते हैं। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा के संरक्षण की बात करता है। ऊर्जा का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता सबसे अधिक होती है? लोहे का टुकड़ा, स्वर्ण टुकड़ा, जल, बेंजीन। यदि ऊष्माधारिता बोलें तो हीट को गेन करने की, हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी जिसकी सबसे ज़्यादा होती है वो है हमारा वाटर, जल। यही वो कारण है जिस कारण से इस वाटर का हम यूज़ करते हैं कार के रेडिएटर में। कार के रेडिएटर में इसलिए इसका यूज़ किया जाता है क्योंकि वाटर वो है जो ज़्यादा से ज़्यादा इंजन से निकलने वाले हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। इसे हम एक और नाम से जानते हैं स्पेसिफिक हीट। जिसकी स्पेसिफिक हीट जितनी ज़्यादा होती है वो गर्म भी बहुत देर से होता है और ठंडा भी बहुत देर से होता है। तो चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव में गैस परिवर्तन करने की आपेक्षिक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं वाष्पन, वाष्प में बदलने की प्रक्रिया। एक है ऊर्ध्वपातन, एक है संघनन और एक है वाष्पीभवन। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन, सब्लिमेशन वो है जो कोई सॉलिड बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए यदि वो डायरेक्ट गैसेज स्टेट में आ जाती है तो उसी को हम सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। संघनन का मतलब गैसों को ठंडा करके हम लिक्विड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को संघनन कहते हैं। और वाष्पीभवन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो ये तो आप सभी लोगों को पता होगा क्योंकि आपको पता है मिट्टी का जो घड़ा होता है उससे छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स होते हैं और उस पोर्स से अंदर का पानी रिसता रहता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं। और रिसने के बाद आसपास के सरफेस का टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा और सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण उसके सरफेस के या बॉटम के टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण पानी वहाँ से हो जाता है एब्जॉर्ब, यानी पानी वहाँ से हो जाता है वाष्पीकृत और वाष्पीकृत होने के इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाष्पीकरण। तो करेक्ट आंसर ही वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकार, ये शिकार है, शिकार नहीं, शिकार परभक्षियों का बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ या डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ये जिस परिघटना का प्रयोग करते हैं उसे हम वैसे बोलते हैं इको ऑफ साउंड, इको ऑफ साउंड, बट दिस इज ऑल्सो नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आवाज़ की प्रतिध्वनि या आवाज़ की ध्वनि का परावर्तन। तो आवाज़ की ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का प्रकीर्णन, विस्पंदों का बनना, प्रतिध्वनि का निर्धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो हवा में ध्वनि की गति कम, पानी में थोड़ी सी ज़्यादा, ग्रेनाइट में थोड़ी सी ज़्यादा और लोहे में सबसे ज़्यादा। सॉलिड में साउंड की स्पीड होती है सबसे ज़्यादा, लिक्विड में साउंड की स्पीड होती है उससे कम और गैस में साउंड की स्पीड होती है सबसे कम। तो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर होगा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? तो आप लोगों को पता है कि साउंड वेव और लाइट वेव को यदि एक दूसरे से हम डिस्टिंग्विश भी करते हैं तो उसके डिस्टिंग्विश होने का कारण एक ही होता है, पोलराइजेशन, ध्रुवन। साउंड का पोलराइजेशन नहीं किया जा सकता, हालांकि लाइट का पोलराइजेशन किया जा सकता है। साउंड का पोलराइजेशन नहीं होता, साउंड का विवर्तन डिफ्रैक्शन होता है, साउंड का रिफ्लेक्शन होता है, साउंड का रिफ्रैक्शन होता है, बट साउंड का पोलराइजेशन नहीं होता। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ध्रुवन, या इसे हम बोलते हैं पोलराइजेशन। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो ध्वनि तरंगे जब किसी वस्तु से टकराएगी और टकराने के बाद जब वो वापस आएगी तो इस वापस आने के प्रोसेस को बोलते हैं परावर्तन। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? ये बात जिस वैज्ञानिक ने बताई उस वैज्ञानिक का नाम था डॉपलर। इसे हम बोलते हैं डॉपलर का प्रभाव। इसमें होता क्या है, यदि हम किसी रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं
और कोई रेलगाड़ी हमारे नज़दीक आ रही हो, तो जब कोई रेलगाड़ी हमारे नज़दीक आती है तो धीरे धीरे उस रेलगाड़ी के साउंड की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ होती जाती है। बट यदि वही रेलगाड़ी हमसे लगातार दूर जा रही है तो उसकी फ्रिक्वेंसी लगातार डिक्रीज़ होती जाती है। तो उस किसी भी सोर्स से निकलने वाले साउंड की फ्रिक्वेंसी का इंक्रीज़ होना और डिक्रीज़ होना, प्रतीत होना ही डॉपलर का प्रभाव कहलाता है। तो बिग बैंग थ्योरी तो आप सभी लोगों को पता है, चार्ल्स नियम, आर्किमिडीज नियम। तो हमारा एक करेक्ट आंसर यहाँ पर है डॉपलर का प्रभाव। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? हवा, पानी, ग्रेनाइट, लोहा। अगेन सॉलिड में साउंड की स्पीड होगी सबसे ज़्यादा, तो करेक्ट आंसर इज सॉलिड। नेक्स्ट, प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय रूप की खोज किसने की? प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो स्नेल्स ने रिफ्रैक्शन के बारे में बताया था, न्यूटन्स ने कई बारे में बताया। न्यूटन्स ने आपको बताया लाइट के कई रूल के बारे में भी बताया। न्यूटन ने मोशन के बारे में बताया, ग्रेविटेशन के बारे में बताया। यंग्स ने इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस यानी इलास्टिसिटी के बारे में बताया कि किस मटेरियल के अंदर इलास्टिसिटी कैसे निकाली जाती है। एक है मैक्सवेल, इनका पूरा नाम था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज डिस्कवर्ड बाय मैक्सवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? ये लगभग सभी बच्चों को पता होगा, ये जनरल क्वेश्चन, जीके का क्वेश्चन। तो सूर्य के लाइट का पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय है? तो ये तो आप लोगों को पता होगा कि सूर्य का लाइट पृथ्वी तक डेली अलग अलग समय में पहुंचता है, क्योंकि किसी दिनों में बादल होता है, सर्दियों के दिनों में, गर्मियों के दिनों में, बरसात के दिनों में। बट कुछ अप्रोक्सीमेटली ये कैलकुलेशन की हुई वैज्ञानिकों के द्वारा जो 8 मिनट 19 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड ऐसे कुछ बताया जाता है। बट यहाँ पर यदि हम राउंड ऑफ करके देखें तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 8 मिनट 16.6 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? आप सभी लोगों ने ये फील किया होगा कि हमारे पास यदि एक बकेट है, उस बकेट के अंदर किसी रॉड को डाल दें और रॉड को डालने थोड़ी देर के बाद जब वो वाटर बिल्कुल शांत हो जाएगा तो उस वाटर को जो पानी के अंदर डूबा हुआ देखें तो वाटर के अंदर डूबी हुई छड़ी या रॉड हमें तिरछी या टेढ़ी दिखाई देती है। तो इसके दिखने का कारण है रिफ्रैक्शन, या इसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहां यह वास्तव में किस कारण से ऐसा दिखता है? हालांकि ये क्वेश्चन 40 क्वेश्चन का ही एक दूसरा पार्ट है। आपने ये भी फील किया होगा कि यदि हम अपने घरों के बकेट के अंदर एक पानी भर के उसमें 1 रुपये का सिक्का डाल दें और जब पानी शांत हो जाता है तो सिक्का ऊपर की ओर उठा हुआ, या किसी लोटे को डाल दिया जाए तो उस लोटे को देखने पर भी उस लोटे का लोटा हमें ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है, जिससे हमें प्रतीत होता है कि लोटा बहुत ही ऊपर है। तो यहाँ भी हमारा वही आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थैंक यू बच्चों।